हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवैस खान और मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर से। तो गाइज, मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो जो मेरी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर थी वो ज़रूर देखी होगी, जिसमें हम लोगों ने बहुत थॉरली डिस्कस किया था तीनों केस के बारे में। तो खैर, अगर नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें। और आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो लॉज ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर होने वाली है, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को वेरीफाई भी करेंगे, वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शैल स्टार्ट आवर वीडियो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, I must tell you that those guys who haven't subscribed my channel yet, please do subscribe it and don't forget to press the bell icon as well, because as soon as I upload my videos, it will reach you instantly. So let's start our video. तो चलिए बच्चों, हम लोग समझ लेते हैं लॉ ऑफ रोटेशन के बारे में कि लॉ ऑफ रोटेशन आखिर कहता क्या है। अब देखिए, सबसे पहली बात हम लोग समझ लेते हैं बच्चों, इसमें हम लोग लॉ ऑफ रोटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तैरते हुए बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, विच इज फ्लोटिंग इनसाइड अ फ्लूइड और लिक्विड। अब देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, लॉ ऑफ रोटेशन क्या कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में डूबा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसका नाम हम लोग रख देते हैं ए। तो ये जब पानी के अंदर या फ्लूइड के अंदर डूबा हुआ होता है, फ्लूइड के अंदर होता है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा या मास होगा, हम कह सकते हैं वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है। इसका वेट कितना हो जाएगा, इस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखिए, इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी क्या हो गया बच्चों, यही कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हमारा यही कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इनसाइड अ लिक्विड, देन द वेट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, ठीक है, विच इज डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड पार्ट। यानी ये जो वेट ऑफ द लिक्विड है, इतना सा जो आप एरिया देख सकते हैं, ये पूरा बॉडी है जो कि यहां तक पानी के अंदर है। अब देख सकते हैं कि इसका जो डूबा हुआ हिस्सा है, यानी कि ये हिस्सा जो इसका पानी के अंदर डूबा हुआ है, विच इज नोन एज इमर्स्ड पार्ट। इसी को हम लोग कहेंगे इमर्स्ड पार्ट। आईपी से डिनोट कर रहा हूं मैं इसे, इमर्स्ड पार्ट। तो इतना हिस्सा जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, फॉर एग्जाम्पल इतना हिस्सा कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, आपका कह सकते हैं इतना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, मान लेते हैं इतना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। तो इतने लिक्विड का जो आपका वेट होगा, इतने लिक्विड का जो आपका वेट होगा, उतना ही वेट आपका होगा विल बी इक्वल टू वेट ऑफ दिस बॉडी। ठीक है, तो यही आपका कहता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम एंड इट विल बी ऑफ 2 मार्क्स। So now we shall discuss about the characteristics of a floating body. What are the characteristics of a floating body? It's very important. You should know at least 3 points, 3 characteristics of a floating body. At least 3 points you should know. So the first characteristics की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या हो जाएगा कि वेट जो होता है सॉलिड का, ये बराबर हो जाता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड पार्ट। यानी इस सॉलिड, जैसा कि हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में पढ़ा कि इस टोटल बॉडी का, इस पूरे बॉडी का जो वेट होगा वो बराबर होगा वेट ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड पार्ट। डूबे हुए हिस्से ने जो लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, उस लिक्विड के वेट के बराबर आपका हो जाएगा वेट ऑफ द बॉडी। तो ये था आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि वेट ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड। ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड पार्ट। ठीक है, इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था आपका फ्लोटिंग बॉडी का। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है बच्चों कि वेट ऑफ द सॉलिड जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी इसका जो वेट होगा, वेट ऑफ द सॉलिड जो होगा वो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ एक्ट करेगा थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है, मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहां पर है, तो ये इसी के थ्रू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू वेट जो है वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
जब पानी के अंदर ये ऑब्जेक्ट जो है वो डूबा हुआ होगा। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। So center of gravity is a point where where the weight of the body is concentrated, I would say, ठीक है, जहाँ पे पूरा वजन जो होता है बॉडी का वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे बॉडी खुद को बैलेंस कर पाता है, ठीक है। हालांकि बॉयंट फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा थ्रू सेंटर ऑफ बॉयंसी, और बॉयंट फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा? बॉयंट फोर्स मींस अपथ्रस्ट विच इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब बॉयंट फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा? ये तो इसका ड्यू टू वेट था, फोर्स ड्यू टू वेट आपका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, लेकिन बॉयंट फोर्स जो होगा, फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये आपका एक्ट करेगा, फोर्स ड्यू टू द लिक्विड ये आपका एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, बॉयंट फोर्स एक्ट करेगा, और ये थ्रू सेंटर ऑफ बॉयंसी एक्ट करेगा। अब देखिए वो था आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉरी यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं था उस वक्त, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे थे। यहाँ पर ये था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ इसके थ्रू आपका एक्ट कर रहा था, फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ दिस बॉडी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू पास कर रहा था। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी आपका कुछ यहाँ पर होगा बच्चों, कुछ यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है। सेंटर ऑफ बॉयंसी आपका होता है जहां पर वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड का जो आपका वो पॉइंट होता है, जहां पे आपका टोटल वेट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगर मैं बात करूं जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका टोटल वेट कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है? वो यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ बॉयंसी, और ये वाला जो पॉइंट है जो पूरे ऑब्जेक्ट का जहां पर वेट कॉन्सेंट्रेटेड है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पहले वाले केस में जो वेट एक्ट कर रहा था वो थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा था, लेकिन दूसरे वाले केस में जो अपथ्रस्ट आपका एक्ट कर रहा है वो थ्रू सेंटर ऑफ बॉयंसी एक्ट कर रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। वेट ऑफ सॉलिड एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, एंड वेट, ये शॉर्ट में लिख देता हूं कि अपथ्रस्ट जो कि अपवर्ड फोर्स है, एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड, ये थ्रू सेंटर ऑफ बॉयंसी एक्ट करता है, ये थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू दैट व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस पॉइंट, एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ बॉयंसी, दिस पॉइंट। तीसरी बात आपका क्या कहता है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों कि आपका फ्लोटिंग पोजीशन में जो अपैरेंट वेट होगा बॉडी का वो 0 हो जाएगा, और बॉडी जो है वो वेटलेस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। एक फ्लोटिंग बॉडी का जो अपैरेंट वेट होगा वो 0 हो जाता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रूफ कर दिया था कि क्यों 0 हो जाता है अपैरेंट वेट, ठीक है, क्योंकि अपथ्रस्ट उसको कैंसिल आउट कर देता है उसके वजन को। तो इस वजह से इसका जो अपैरेंट वेट होगा विच इज नोन एज फेक वेट और टेम्पररी वेट, द वेट इनसाइड द वाटर विल बी 0। अपैरेंट वेट इसका 0 हो जाएगा और बॉडी एक वेटलेस कंडीशन में चला जाता है, इसका कोई वेट नहीं रहता है, लगभग नेग्लिजिबल। अब देखिए इसके बाद है कि फ्लोटिंग पोजीशन में जो अपैरेंट डेंसिटी होगा वो भी आपका 0 हो जाएगा। तो फ्लोटिंग कंडीशंस में आपका अपैरेंट डेंसिटी विल आल्सो बी 0। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोटिंग बॉडी के बारे में। अब देखिए एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी जो होता है वो कोइंसाइड करेगा या फिर सेम वर्टिकल लाइन में पाया जाएगा। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी इससे एक्सप्लेन किया था, इससे पहली वाली वीडियो में, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी सेम वर्टिकल लाइन में पाया जा रहा है। अब मान लेते हैं एक ऐसा केस ले लेते हैं कि बॉडी जो है वो फ्लोट कर रहा है। अगर मान लेते हैं कि बॉडी कुछ इस तरीके से फ्लोट कर रहा है, जस्ट बिलो द सरफेस वाटर। अगर मान लेते हैं कि ये सरफेस है और बॉडी जो है जस्ट बिलो द सरफेस वाटर फ्लोट कर रहा है। देखिए सरफेस वाटर है, इसके ठीक एकदम इसका ऊपरी हिस्सा सटा हुआ है सरफेस वाटर से, कुछ इस तरह से अगर फ्लोट कर रहा है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मान लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पर आपका होगा सेंटर ऑफ बॉयंसी, यानी कि दोनों जो है वो कोइंसाइड करेगा, एक ही पॉइंट पर पाया जाएगा। इस केस में जब बॉडी आपका ठीक सरफेस के नीचे फ्लोट कर रहा है तब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयंसी कोइंसाइड करेगा, एक ही पॉइंट पे पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं
कि ये पार्शियली फ्लोट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी एक पॉइंट पे यानी कोइंसाइड नहीं करेगा, बट I would say that it can be found on the same vertical line. So I hope you guys have understood this characteristics of a floating body. So I think I shall proceed it. First of all, we shall rub it. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को। देखिए जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन आपका कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी मेटल है या कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो फ्लूइड के अंदर है, डूबा हुआ है, वेदर इट इज पार्शियली फ्लोटिंग और इट इज होली इनसाइड द वाटर, सो द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यानी कि फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है और ये इतना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, मान लेते हैं ये इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है, और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग निकाल के इधर रख देते हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को निकाल के हम लोग इधर रख देते हैं। तो ये थोड़ा गंदा डायग्राम है, समझने के लिए समझा देता हूँ, डायग्राम से कोई मतलब नहीं है। ये है ऑब्जेक्ट और ये है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि इस दोनों का जो वेट होगा वो इक्वल होगा। तो इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या करना है हम लोग। अब देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोग एक ओवरफ्लो कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पर एक मेटल ब्लॉक का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए चलिए इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ओवरफ्लो कैन के अंदर, आप देख सकते हैं ये एक ओवरफ्लो कैन है जिसके अंदर से पानी जो है यहाँ पर से जैसे आप डालिएगा वो निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक ओवरफ्लो कैन का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे पानी हम लोग भर देते हैं अप टू द लेवल ऑफ द स्पाउट। स्पाउट मतलब ये जो कुप्पी देख रहे हैं, जो स्पाउट है, इसके लेवल तक का हम लोग पानी यहाँ पर भर देंगे इस ओवरफ्लो कैन के अंदर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस स्पाउट के नीचे एक बीकर लगा देंगे, ताकि जब हम लोग इस मेटल ब्लॉक को इसके अंदर, इस पानी के अंदर डालेंगे, सो द वाटर विल स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, ठीक है। तो वाटर इससे निकलना शुरू हो जाएगा और फिर ये वाटर जो है ये आपका एक बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पे ये बीकर लगा रहे हैं। अब देखिए एक मेटल ब्लॉक लेंगे और उसके वेट को उसका वजन हम लोग नाप लेंगे पहले, ठीक है। इस मेटल ब्लॉक का हम लोग वजन नाप लेंगे पहले, उसके बाद ही पानी के अंदर डालेंगे, और उस वजन को हम लोग मान लेते हैं W1। क्या मान लेते हैं उस वेट को, इस मेटल पीस ऑफ ब्लॉक के वेट को हम लोग मान लेते हैं W1। जब वे कर लेंगे तो उसके बाद इस ब्लॉक को हम लोग पानी में डाल देंगे। अब देखिए इस ब्लॉक को हम लोग इमर्स कर लेंगे एक ओवरफ्लो कैन के अंदर, और हम लोग देखेंगे कि जैसे ही ये ब्लॉक पानी के अंदर जाएगा तो वो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, अपने वॉल्यूम के बराबर जो है उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो डिस्प्लेस कर देगा। जैसे ही आप उस ब्लॉक को पानी के अंदर डालेंगे, ये जो पानी है ये ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड द वाटर विच इज डिस्प्लेस्ड बाय दिस ब्लॉक विल बी कलेक्टेड इन दिस बीकर। आई होप यू अंडरस्टैंड हियर। अब देखिए बच्चों, जो वाटर इसमें हम लोगों ने कलेक्ट किया है उसका वेट हम लोग मान लेते हैं W2। इस ब्लॉक का वेट हम लोगों ने माना था W1, ठीक है। और इस पानी का जो यहाँ पे कलेक्ट हुआ है, विच इज द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस ब्लॉक, इसका वेट हम लोगों ने मान लिया है W2। अब रिजल्ट क्या होगा इसका बच्चों, कि जो भी वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो बराबर हो जाएगा। अब इसको भी वे कर लीजिएगा, पहले हम लोगों ने इसे ऑलरेडी वे कर लिया था, एंड इट वाज W1, लेट इट W1, और इसको जब आप वे करेंगे तो इसका आ जाएगा W2। आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, जब आप लोग इसको वे करेंगे, ये जो पानी इसके अंदर कलेक्ट हुआ है, विच इज द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस ब्लॉक, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस ब्लॉक, सो W1 विल बी इक्वल टू W2। सो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो है वो प्रूव मैंने कर दिया बच्चों, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल लव दिस वन। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं रिलेशनशिप। यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। यानी हम लोग ये डिराइव करेंगे बेसिकली BL by B is equal to D by DL, ठीक है। इसे हम लोगों को डिराइव करना है। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फ्लोटेशन। अब देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे हम लोगों ने पहले से ही एक छोटा सा डायग्राम बना लिया है ताकि हमारा ज्यादा वक्त जो है वो बर्बाद नहीं हो।
अब देखिए हम लोगों ने एक सॉलिड को पानी के अंदर डुबा रखा है, जिसका वॉल्यूम जो है हम लोग मान लेते हैं V। इसका वॉल्यूम हम लोग मान लेते हैं V, इसका डेंसिटी हम लोग मान लेते हैं D। इस सॉलिड के डेंसिटी को हम लोग मान लेते हैं D। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो वेट ऑफ द सॉलिड है वो क्या हो जाएगा, इस सॉलिड का वेट हो जाएगा W1 इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू डी इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। ठीक है, ये इसका वेट हो जाएगा, इसको हम लोग W1 मान लेते हैं। ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि इस बॉडी का जो वेट होगा वो बराबर होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। आप देख सकते हैं इतना लिक्विड ये डिस्प्लेस कर रहा होगा, इतना लिक्विड ये डिस्प्लेस कर रहा होगा। अब इसका जो वेट होगा, जो भी वेट होगा उसके बराबर हो जाएगा इस बॉडी का वेट। ठीक है, ये आपका कहता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हमको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि W1 यानी कि वेट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू W2 विच इज द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये है आपका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसके बराबर आपका वेट ऑफ द बॉडी होगा। ये बॉडी का वेट है, वेट ऑफ बॉडी, ये कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। और हम लोगों ने यहाँ पे साफ साफ लिख लिया है कि वेट का फॉर्मूला क्या है, V इंटू डी इंटू जी है, तो V इंटू डी इंटू जी ये हो जाएगा। अब इस तरफ हम लोग लिख लेते हैं VL यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, कितना लिक्विड ये डिस्प्लेस कर रहा है, कितना लिक्विड ये डिस्प्लेस कर रहा है। आप देख सकते हैं इतना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, इतना लिक्विड, इतना हिस्सा लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है। तो उस डिस्प्लेस लिक्विड के वॉल्यूम को हम लोग मान लेंगे VL। ठीक है, VL मान लेंगे। उसी तरह से हम लोग इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के डेंसिटी को मान लेंगे DL, और इंटू जी तो हो गई, क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इससे हम लोग एक चीज लिख सकते हैं बच्चों कि V इंटू डी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, आप लिख सकते हैं इंप्लाई देके कि V इंटू डी बराबर हो जाएगा VL इंटू DL, क्योंकि ये G और ये G तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ तक आसान है। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं कि V बाय VL, इसको हम लोग इधर ले आते हैं क्रिस क्रॉस करके, इक्वल टू DL बाय D, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं VL बाय V, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिराइव कर दिया ये रिलेशनशिप, और हम लोगों ने इसे वेरीफाई, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसे हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशन निकाल लिया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी आस्क्ड, इट कैन बी ऑफ 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इसे हम लोग रब कर लेते हैं। तो बच्चों आज यहाँ पे खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोटिंग बॉडी के बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया, और साथ ही साथ मैंने जो भी आप लोगों को समझाया वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यानी जो वेरिफिकेशन भी हम लोगों ने किया प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का, कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन वाकई सही कहता भी है या फिर कि नहीं। और दूसरी चीज़, इसके साथ ही साथ हम लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को भी डिराइव किया। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। बस साथ में आप लोग को बने रहना है, मैं वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को पढ़ाता रहूँगा इंशाल्लाह ताला अपने सारे बच्चों को। तो आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं मेरे लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, और ताकि मेरी पहुंच जो हो वो ज़्यादा बच्चों तक हो। ठीक है, ज़्यादा बच्चों को एक्सेस मिले, पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, और गुड बाय एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।